the Bacillus calmette guerin। ये BCG का फुल फॉर्म है। BCG इज अ लाइव वैक्सीन। आपने लाइव वैक्सीन को बहुत ही डिटेल में इसके पहले देख लिया है, लेकिन लाइव है बिल्कुल हेल्दी नहीं है, इसको हमने एटेनुएट कर रखा है ताकि वीक फॉर्म में और डिसीज ना करा पाए। इज ए लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन that protects against TB। इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट टीबी ठीक है, लेकिन पल्मोनरी टीबी जो कि प्राइमरी टीबी होता है उसके अलावा प्राइमरी टीबी में प्रोटेक्शन इज ओनली अप टू 50%, लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो कि हिमेटोजिनस रूट से स्प्रेड करता है, जैसे मान लीजिए किसी को ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो गया, किसी को एब्डोमिनल टीबी हो गया, या किसी को डिसेमिनेटेड टीबी हो गया, तो ये मेन प्रोटेक्शन जो होता है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए होता है। लिख लेते हैं, it mainly protects extra pulmonary TB, extra pulmonary TB। जब हम लोग ट्यूबरक्लोसिस पढ़ रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि पहले तो प्राइमरीली लंग में टीबी होती है, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ लंग ऑर्गन है, फिर यहाँ से हिमेटोजीनस मतलब ब्लड के रूट से, लिम्फ से नहीं, हिमेटोजीनस स्प्रेड होता है, हिमेटोजीनस स्प्रेड। ये चीज आपकी ब्रेन में जा सकती है, तो आप कहते हो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो गया, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। इसी टाइप से ब्लड से डिसिमिनेट होके कई और ऑर्गन में जा सकता है, तो आप कहते हो डिसिमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस। तो जो आपका टीबी वैक्सीन है, मतलब जो बीसीजी वैक्सीन है, यहाँ पे इसका प्रोटेक्शन रेट 50% होता है, ठीक है, 50% एफिकेसी। लेकिन अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है तो यहाँ पे जो उसकी एफिकेसी या एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, वो काफी ज्यादा होती है, दैट इज अप टू 80%। यहाँ लिख लेते हैं 80% एफिशिएंसी, ठीक है। तो मेनली एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ये चीज आपका लंग के बाहर है, तो ये आपके एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को ज्यादा प्रिवेंट करता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइव वैक्सीन है और एटेनुएटेड है ताकि डिसीज ना करा दे, देते इसलिए ताकि बॉडी में इम्यूनिटी हो जाए, जब नेचुरल बीसीजी का इन्फेक्शन हो तो उससे डिसीज ना हो पाए, है ना। तो ये आपका मेनली एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी प्रिवेंट करता है। पूछा जाता है कि क्या स्टेन यूज करते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है, वैसे एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम बोविस। आप देख रहे हो एक तरह से हमने टीबी का बैक्टीरिया डाला ही नहीं है, बस माइकोबैक्टीरियम के ग्रुप का बैक्टीरिया इनोकुलेट कर दिया है, वो भी वीक फॉर्म में, माइकोबैक्टीरियम बोविस। उसी की एक स्टेन होती है बीसीजी, इसकी भी एक सब स्टेन होती है डेनिस 1331 स्ट्रेन, इसको हम लोग यूज करते हैं। और इस वैक्सीन को हम लोग आपके लेफ्ट शोल्डर पे देते हैं। लेफ्ट शोल्डर पे यूनिवर्सल रूल है, इसलिए लेफ्ट शोल्डर पे देते हैं जहाँ पे डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन होता है, ताकि अगर हम लोग आगे चल के स्क्रीन करना चाहें कि हाँ किसको किसको वैक्सीन लगी है, तो दोनों शोल्डर्स ना एक्सपोज कराने पड़े। प्लस दूसरी चीज ये है कि कभी कभी वैक्सीन देने के बाद लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग लिम्फेडेनोपैथी कहते हैं। तो अगर किसी को एक्सिलरी लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो गई तो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। मान लीजिए इसको हम लोग थाई पे लगाते हैं, तो वहां पे अगर लगाएंगे और लिम्फेडेनोपैथी हो गया तो वहां पे दिक्कत ज्यादा होगी, पेशेंट मूव नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा, अगर उसके इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स बढ़े हों। तो लिख लेते हैं, इट इज एडमिनिस्टर्ड ओवर लेफ्ट शोल्डर at the insertion of deltoid muscle।
लेफ्ट शोल्डर पे देंगे ताकि जब भी कभी स्क्रीन करना हो तो हमें एक ही शोल्डर पे देखना हो कि हाँ इनको बीसीजी लगा है कि नहीं लगा है। except in Nepal where it is given over right shoulder, where it is given over right shoulder। और शोल्डर पे ही क्यों देते हैं, काफी वैक्सीन थाई पे देते हैं, तो मैंने इसको बता दिया आपको। थाई में देंगे तो इंग्वाइनल लिम्फेडेनोपैथी होगी। इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स बढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा लिम्फेडेनोपैथी हो, लेकिन अगर लिम्फेडेनोपैथी होती है तो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होने पे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो चलिए इतना तो भी हम लोगों ने बेसिक देख लिया है। इसके अलावा ये देख लेते हैं, कोई भी वैक्सीन हम ओरल दे सकते हैं, कोई वैक्सीन हम इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, कोई कोई वैक्सीन हम लोग इंट्राडर्मल दे सकते हैं, कोई सबक्यूटेनियस। इस वैक्सीन को हम लोग इंट्राडर्मल देते हैं, लिखते हैं इट इज एडमिनिस्टर्ड इंट्राडर्मली। जब भी आप किसी को कोई वैक्सीन इंट्राडर्मल लगाते हो तो बहुत ही 15 डिग्री के आसपास आप लोग निडल प्रिक करते हो और वहां पे एक व्हील बन जाती है, ब्लेब बन जाता है, ऐसे लगता है जो वैक्सीन दिया है वो स्किन के जस्ट नीचे है, तो एक आपको ब्लेब या व्हील मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे एक ब्लेब मिल जाएगा कि हाँ इसमें वैक्सीन आपकी इकट्ठा है, और ये व्हील आपकी 30 मिनट्स में टोटली रीएब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, रीएब्जॉर्ब। तो इसको हम लोग इंट्राडर्मल देते हैं, इसको डिनोट करते हैं आईडी, और जो अमाउंट देते हैं वो 0.1 ml, 0.01 ml। ठीक है, और 0.1 ml में लगभग आपके पास रहते हैं 0.1 to 0.04 मिलियन बैसिलाई, लाइव बैसिलाई। तो अगर डोज आप ml में जान रहे हो तो 0.1 ml लेके लगा देते हैं लेफ्ट शोल्डर पे, और इस 0.1 ml में कितने लाइव एटेनुएटेड बैक्टीरिया होते हैं या बैसिलाई होते हैं, वो 0.1 to 0.4 मिलियन होता है इनका नंबर। अब देखिए ये एक ऐसी वैक्सीन है कि जो काफी हीट सेंसिटिव है, इट इज अ हीट सेंसिटिव वैक्सीन। तो इसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टोर करते हैं, और अगर इसको फ्रीज भी कर देंगे तो ये स्पॉयल नहीं होगा। लिख लेते हैं इट इज heat sensitive vaccine, stored at 2 to 8 degree Celsius, can be freezed, मतलब इसको आप फ्रीजर में भी रख सकते हो, इसकी पोटेंसी कम नहीं होगी। कुछ वैक्सीन होती हैं जिनको हम फ्रीज नहीं कर पाते हैं, उन वैक्सीन में टी जरूर होता है, जैसे डीपीटी, हेपेटाइटिस, ठीक है, टाइफॉइड, तो ये वैक्सीन आप फ्रीज भी कर सकते हो। अब देखिए ये वैक्सीन आपका ड्राइड पाउडर फॉर्म में होती है, इसको हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, मतलब इसमें हम लोग नॉर्मल सेलाइन मिलाएंगे और फिर उसको डाइल्यूट कर देंगे, और मल्टी डोज फॉर्म में आती है। जो ड्राइड पाउडर होगा उसको 1 ml नॉर्मल सेलाइन में हम लोग डाइल्यूट कर लेंगे, क्योंकि 0.1 ml लगाना होता है, तो हम लोग देखते हैं 10 बच्चों को ये एडमिनिस्टर की जा सकती है। लिख लेते हैं इट इज अवेलेबल इन ड्राइड पाउडर फॉर्म, therefore reconstituted by normal saline। तो इसमें आपने पाउडर में 1 ml नॉर्मल सेलाइन डाल दिया और 0.1 ml लगाना है, तो इसका मतलब 0.1 ml आप इसको 10 डोज बना सकते हो। तो एक बार अगर आपने वायल खोली है तो उसको अगर 1 ml NS से डाइल्यूट किया है तो ये प्रॉपर डाइल्यूशन माना जाता है नॉर्मल सेलाइन से, क्योंकि एक बच्चे को 0.1 ml लगना है, तो इसका मतलब हम ये मल्टी डोज वायल को 10 बच्चों में यूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है
कि यहाँ पे जो वैक्सीन दे रहे हैं इसको कभी डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व नहीं करते हैं, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर से अगर हम डिजोल्व करेंगे तो डिस्टिल्ड वाटर एक इरिटेंट जैसा होता है, अगर हम उसे इंट्राडर्मल या इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं तो पेन बहुत ज्यादा होगा। लिख लेते हैं, नोट, नेवर डिजोल्व या रिकॉन्स्टिट्यूट इन डिस्टिल्ड वाटर because distilled water is more irritant। ठीक है, तो हम लोग जो डिजोल्व करेंगे वो नॉर्मल सेलाइन में करेंगे और मल्टी डोज वायल है। तो अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों को हम लोग एक बार में इम्यूनाइज करा सकते हैं, इम्यूनाइज कर सकते हैं। तो इतनी चीजें तो काफी सिंपल रही। अब देखिए, जब वैक्सीन किसी को लगा दी गई है इंट्राडर्मली लेफ्ट शोल्डर पे, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ देखना होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब वैक्सीन लगती तो आपने एक वहां पे व्हील बना दिया या ब्लेब बना दिया, ये ब्लेब आधे घंटे में एब्जॉर्ब हो जाएगा। आधे घंटे में एब्जॉर्ब हो जाने के बाद अब ये थोड़े दिन तक कुछ नहीं दिखेगा, ऐसे लगेगा कि वहां कुछ हुआ ही नहीं है। थोड़े दिन के बाद यहाँ पे पैप्यूल बन जाएगा, मतलब पहले थोड़ी देर रेडनेस वगैरह आएगी, फिर इसके बाद जो मार्जिन होगी स्किन की थोड़ी सी उठी हुई होगी, तो हम लोग उसको कह देते हैं पैप्यूल। इसी में कोई वाटर भर जाता है तो हम लोग कहते हैं पस लाइक है, पस्ट्यूल है। तो कभी कोई दाग पड़ा है तो मैक्यूल होता है, थोड़ा सा एजेस रेज हो जाते हैं तो पैप्यूल कहते हो आप, उसमें कोई फ्लूइड भर जाता है तो पस्ट्यूल कहते हो। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में जैसे ही आपने इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया तो एक व्हील बन जाएगी। व्हील मतलब ब्लेब, जैसे लगेगा कि हाँ इतने में आपकी वैक्सीन कंटेन्ड है। ये डिसअपियर्स विद इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी वैक्सीन विद इन 30 मिनट्स। अब उसके बाद 2 हफ्ते तक कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको। फिर उसके बाद आफ्टर 2 to 3 वीक्स, आफ्टर 2 to 3 वीक्स अब यहाँ पे एक पैप्यूल बन जाएगा। लिख लेते हैं, अ पैप्यूल इज फॉर्म्ड, अ पैप्यूल इज फॉर्म्ड। अब ये पैप्यूल आपका और बड़ा होता जाएगा। ठीक है, पैप्यूल बढ़ते बढ़ते 6 वीक तक बढ़ेगा। 6 वीक तक बढ़ने के बाद अब ये अल्सरेट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, दिस पैप्यूल increases up to 6 to 10 millimeter till 5 to 6 weeks, 5 to 6 weeks। 6 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई वहां मार्क नहीं बना, लेकिन आप देख पा रहे हो कि एक बड़ा सा पैप्यूल बन गया। ऐसा लग रहा है कि वहां पे जो स्किन है थोड़ी सी उठी हुई है। अब क्या होगा, ये पैप्यूल आपका धीरे धीरे अल्सरेट होना शुरू होगा। ठीक है, मतलब जो स्किन के नीचे का एरिया है उसको थोड़ा सा डैमेज करना शुरू करेगा, एक अल्सर जैसा होगा और स्किन ऊपर की चली जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस दिस papule then starts ulcerating। और यहाँ पे एक अब अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अल्सर अब बना और फिर हील होगा। भाई ये अल्सर परमानेंट तो रहेगा नहीं, फिर ये हील होने लगेगा। तो ये अल्सर 6 to 12 वीक्स में अगले हील हो जाएगा। दिस अल्सर then heals in next 6 to 12 weeks। और जब ये अल्सर हील होगा तो ये एकदम स्मूथली हील नहीं होगा, ये एक स्कार छोड़ जाएगा। लिख लेते हैं, लीविंग बिहाइंड स्कार। यही स्कार हम लोगों के लेफ्ट शोल्डर पे अभी भी देखा जा सकता है। इसका मतलब हम लोगों को वैक्सीन लगी थी और ठीक तरीके से लगा था।
एक बार फिर से देख लेते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या है यहाँ पे। सबसे पहले हमने इंट्राडर्मल लगाया वैक्सीन। इंट्राडर्मल जब लगाया तो वहां पे एक व्हील बन गया, ठीक है, या वहां पे एक ब्लेब बन गया जिसको आप ऊपर से देख पा रहे हो, हाँ इसमें वैक्सीन है। और ये धीरे धीरे इसमें एब्जॉर्ब हो गई आपकी स्किन में, जो भी वैक्सीन आपने लगाया था 30 मिनट में डिसअपियर हो गया। 2 वीक तक आपको कुछ नहीं मिला यहाँ पे। लेकिन 2 से 3 हफ्ते जब हो गए तो यहाँ पे आपको लगा जहाँ पे वैक्सीन लगी थी थोड़ी सी रेडनेस है और थोड़ा सा वहां पे स्किन आपकी रेज्ड है। इसी चीज को आप कहते हो पैप्यूल। स्किन रेज्ड है और ये स्किन और रेज जो ये एरिया ये बढ़ता हुआ जाएगा और 6 हफ्ते पे ये मान लीजिए 6 मिलीमीटर हो जाएगा या 6 to 10 मिलीमीटर। अब इसमें आप देखोगे ऊपर की स्किन इरोड होने लगेगी, जैसे आप लोग अल्सर पढ़ते हो, ये अल्सरेट करना शुरू करेगा और ये अल्सर आपका 12 हफ्ते तक रह सकता है। इसका मतलब 12 हफ्ते के बाद ये हील हो जाएगा। तो कुछ लोगों में 6 हफ्ते के बाद हील हो जाता है, कुछ लोगों में 12 वीक ले सकता है। लेकिन लीविंग बिहाइंड अ स्कार, यही स्कार हम लोग लेफ्ट शोल्डर पे देखते हैं जब हम किसी की स्क्रीनिंग करते हैं कि इनको टीबी का टीका लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अब देख लीजिए जैसे ये जो आपका वैक्सीन है ये लाइव वैक्सीन है, तो इसका मतलब लाइव वैक्सीन है तो हमें कुछ लोगों में इसको नहीं देना है। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में तो बिल्कुल नहीं देना है। तो लिख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। किसको नहीं देना है, इसमें लिख लेते हैं टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल, टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। जैसे मान लीजिए किसी को आपने देख लिया है, कुछ बेबी है ना, क्योंकि बच्चों को ही लगाते हैं, आपने देख लिया अगर किसी को एचआईवी हो गया तो जरूरी नहीं है कि उसमें सीडी काउंट कम ही हो गए हों, है ना। तो सिम्टोमेटिक एचआईवी या जो एड्स वाले पेशेंट उनको नहीं देंगे। एग्जाम्पल, सारे एचआईवी नहीं, सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक एचआईवी और एड्स। एड्स तो लास्ट स्टेज होती है तो उसमें तो इम्यूनिटी कमी हो गई होगी। इसके अलावा हम लोग मान लीजिए कोई मैलिग्नेंसी है, किसी को ब्लड मैलिग्नेंसी पर्टिकुलरली है ना, जैसे किसी को ल्यूकीमिया या लिम्फोमा हो गया हो, ल्यूकीमिया या लिम्फोमा, ब्लड मैलिग्नेंसी होगी तो आप अवॉइड करोगे ब्लड कैंसर। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट स्टीरॉइड पे होगा, लिख लेते हैं पेशेंट्स ऑन स्टीरॉइड। कब देते हैं वैक्सीन, जब बर्थ हुआ है तभी दे सकते हैं या अप टू 1 ईयर। लिख लेते हैं whom it is given should be given immediately after birth, मतलब at birth। कब तक दे सकते हैं, अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर। ये मान लिया जाता है अगर किसी को 1 साल तक नहीं लगा है तो उसको, जैसे वैक्सीनेशन से हम लोग कह रहे थे कि बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, हो सकता है उसको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया हो और उसकी इम्यूनिटी अच्छी रही हो और उसमें डिसीज ना हुआ हो और इम्यूनिटी डेवलप हो गई हो। लिख लेते हैं बिकॉज नेचुरल इन्फेक्शन अकर्स बाय एज ऑफ 1 ईयर। ये देखा गया है कि कोई कितना भी प्रोटेक्टेड हो, अगर इंडियन सोसाइटी में है, 1 साल के अंदर उसको नेचुरली कहीं से एक्सपोजर मिल ही जाएगा टीबी का। अगर टीबी हो गया होगा तो भी पता चल जाएगा, नहीं हुआ होगा तो इसका मतलब है उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, उसको किसी वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। जो चीज आप वैक्सीनेशन करके अचीव करना चाह रहे थे वो उसने इन्फेक्शन लेके अचीव कर लिया है। ये भी काफी सिंपल थी वैक्सीन। इसके अलावा मैं और आपको बता रहा था नॉन ट्यूबरकुलर यूज ऑफ BCG, नॉन ट्यूबरकुलर यूज ऑफ BCG। तो टीबी को तो ये प्रिवेंट करेगा ही, मेनली एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, उसके अलावा भी कुछ प्रिवेंट करेगा। उसके अलावा क्या प्रिवेंट करेगा, लेप्रेसी। लेप्रेसी बल्कि इरेडिकेट एलिमिनेट हो चुकी है इंडिया से। क्यों, क्रॉस रिएक्टिविटी होती, क्योंकि ये भी माइकोबैक्टीरियम है। वहाँ माइकोबैक्टीरियम टीबी था, यहाँ माइकोबैक्टीरियम लेप्री की बात हो रही है। इसके अलावा हम लोग इसको
ब्लैडर कार्सिनोमा में भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत इम्यूनोथेरेपी या इम्यूनोमॉड्यूलेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो लिख लेते हैं, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ superficial bladder cancer, superficial bladder cancer as a part of immunotherapy। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिसको वैक्सीन लगी होती है उसमें हेलमिंथिक इन्फेक्शंस यानी नेमेटोड के इन्फेक्शंस कम देखे गए हैं। तो लिख लेते हैं, इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड to prevent from helminthic infections। कुछ स्टडीज कहती हैं इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एटोपी एंड एलर्जी। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल अगेंस्ट एटोपी एंड एलर्जी। तो देखा जाए तो यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के अलावा भी इसके कुछ यूजेस हैं। जो ट्यूबरकुलोसिस के अलावा यूजेस हैं आप लोगों ने देख लिए। पहला मैंने कह दिया, एक माइकोबैक्टीरिया और होता है जिसको हम लोग माइकोबैक्टीरियम लेप्टी कहते हैं, उसके अगेंस्ट यूजफुल है। इसके अलावा हम लोगों ने इसको सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर में यूज कर लिया है ना, एज ए पार्ट ऑफ इम्यूनोथेरेप्यूटिक एजेंट। कहीं कहीं ब्लैडर कैंसर के अलावा आप लोगों को मिलेगा कि मेलेनोमा में भी, स्किन कैंसर में भी यूज होता है, समटाइम्स इन मेलेनोमा, मतलब स्किन कैंसर है ना, मेलेनिन से रिलेटेड है। इसके अलावा हेलमिंथिक इन्फेक्शंस को भी ये थोड़ा बहुत कम करता है, और एटोपी और एलर्जी, तो एलर्जिक डिसऑर्डर्स में भी इसका रोल है। और एक चीज और देख लीजिए, कॉशन, अगर आपने इस वैक्सीन को यूज किया है तो मैंने कहा था डिस्टिल्ड वाटर में मत डाइल्यूट करिए, नॉर्मल सेलाइन में डाइल्यूट करिए। और एक बार अगर आपने इसको डाइल्यूट कर दिया है तो इसको आप यूज कर लीजिए, कितनी देर में, 3 आवर्स में। लिख लीजिए, reconstituted vaccine should be used within 3 hours। इसके बाद इसकी पोटेंसी कम हो जाएगी और देने का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक चीज और होती है, मान लीजिए किसी को बीसीजी स्कार नहीं बना है तो कुछ गाइडलाइंस कहती हैं कि ऐसे इंसान में दोबारा वैक्सीनेशन करिए। कुछ गाइडलाइंस ये कहती हैं कि ऐसे पेशेंट में मॉन्टुक्स टेस्ट करा के देखिए, और अगर मॉन्टुक्स पॉजिटिव आएगा तो बीसीजी नहीं देंगे, अदरवाइज देंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग ये जो फॉलो करते हैं हायर बुक से, ये कहते हैं कि अगर किसी को वैक्सीनेशन के बाद स्कार नहीं बना है, कितने दिन रुकना होता है, आपको 5 to 6 वीक तो एटलीस्ट रुकने होते हैं, तो आप इसको री इम्यूनाइज कर दीजिए। लिख लेते हैं, इन केस ऑफ नो बीसीजी स्कार, बेबी कैन बी री वैक्सीनेटेड। मतलब डोज कैन बी रिपीटेड, जो पहले लगाया था उसी को आपने रिपीट कर दिया। तो मेरे ख्याल से जितना भी बीसीजी के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट था मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर बीसीजी। अब आप लोग चैट सेक्शन में आइए।